नमस्ते सेठी सर, नमस्ते कमलेश जी। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सेठी जी। थैंक यू जी। सर, हाउ आर यू डूइंग कमलेश जी? ऑल गुड मैडम, हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड सर, सब बढ़िया। सर, मार्केट भी बढ़िया है। जी, काफी लगातार हम काफी इंटरेस्टिंग रहा आज। बीच में नेगेटिव भी हुआ, वापस क्लोजिंग पॉजिटिव में आ गया। जी बिल्कुल सही। तो सर, मार्केट के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज। जी। स्पर्धा आयोग ने कुछ स्वैच्छिक संशोधनों के अधीन डिज्नी की भारतीय मीडिया परिसंपत्तियों के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 70,350 करोड़ रुपए के विलय को मंजूरी दी है। भ्रामक प्रचार और फुलाए हुए स्टॉक मूल्यों के प्रति आगाह किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बुधवार को छोटे और मध्यम उद्यमों एसएमई के प्रमोटरों द्वारा सार्वजनिक शेयर बिक्री के लिए बाजार का दोहन करने की गुलाबी तस्वीर पेश करने पर चिंता जताई। इंडिगो के प्रमोटर राकेश गंगवाल ने 4,760 रुपए प्रति शेयर की औसत दर से 11,000 करोड़ डॉलर मूल्य के 2.3 करोड़ शेयर 6% इक्विटी बेचे। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की शाखा ने 4,469.04 करोड़ रुपए मूल्य की स्मार्ट मीटर परियोजनाओं के लिए पुरस्कार पत्र प्राप्त किए हैं। बायोकॉन ने यूरोप, यूके, कनाडा और जापान में बीएमएबी 1,200 के विपणन के लिए जैनसेन बायो के साथ निपटान और लाइसेंस व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। कमलेश जी, जैसे हम बात कर रहे थे मार्केट के बारे में, लगातार कई दिनों से ऊपर है, और आज जैसे आपने कहा कि काफी हमने ऊपर नीचे देखा, तो फर्स्ट योर कमेंट्स ऑन द मार्केट। या जी, 2-4 दिन पहले भी जब हम डिबेट में बैठे थे तो मैंने कहा था अब का ये जो दौर चल रहा है, कोई मार्केट में ऐसी बड़ी न्यूज नहीं आ रही है। जी। और जो सिचुएशन जियो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर है या विद इन द कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर है, तो मार्केट नैरो रेंज में रहेगा। मैं ये कहूँगा ट्रेडिंग रेंज में रहेगा। और इतना कह सकता हूँ कि मार्केट में आज भी ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टर्सों का इंटरेस्ट बना हुआ है। रिटेल, इंस्टीट्यूशनल में फॉरेन एंड लोकल दोनों। तो मार्केट में काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है, बाइंग हो रही है। और इसके लिए ड्यूरिंग द डे भी थोड़ी वॉलेटिलिटी रही, लेकिन एंड में हमने देखा तो मार्केट कुछ सेंसेक्स 350 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और मैं ये कहूँगा वैल्यू बाई इन दिनों में वैल्यू बाइंग हो रही है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी सर, नेक्स्ट वीक सितंबर है, एनी प्रेडिक्शन, एनी फोरकास्ट? प्रिया जी, नॉट रियली, क्योंकि जब तक कोई मेजर अनाउंसमेंट आने वाला हो या कोई मेजर इवेंट एक्सपेक्टेड हो तो ही मार्केट के ऊपर एक मैं कहता हूँ बड़ी इम्पैक्ट आती है। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भारत सरकार की ओर से भी कोई बड़ी पॉलिसी मैटर होगी। यूएस के डेटा नंबर्स जो आते रहते हैं, लेकिन उसका भी कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। वो 1-2 दिन के लिए लगता है हमको। जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती है ना, तब तक मार्केट यही नैरो रेंज में चलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी। कमलेश जी, ये मार्केट की बातें रही। आज हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे थे फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में। फिक्स डिपॉजिट्स माना जाता है कि इट्स ऑलवेज अ सेफर वे टू इन्वेस्ट, लेकिन हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो आज हमें आप इसके बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले आप बताइए कि फिक्स डिपॉजिट क्या ये आज भी सेफ है, और क्या इनमें रिटर्न्स जो है वो ज्यादा मिलते हैं इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स? जी, प्रिया जी, देखिए, परंपरागत रूप से भी अगर आप देखेंगे तो एक इन्वेस्टर क्लास ऐसा होता है जो अपने सेविंग्स का किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेता नहीं है, और वो अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल सेफ रखने के बारे में सोचता है। और वैसा जो एक इन्वेस्टर क्लास है, उनकी फर्स्ट चॉइस जो होती है ना,
वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं। आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि जितने भी इन्वेस्टर्स लोग के पास इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन है अलग अलग एसेट क्लास में, तो उसमें फिक्स डिपॉजिट्स को हम कह सकते हैं कि ये एक सबसे अधिक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट आपका है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि वो 100% 100% सिक्योर्ड है, क्योंकि हमने हमारे देश में भी और दुनिया के कई अलग अलग देशों में देखा है कि कहीं कहीं छोटे छोटे बैंक डिफॉल्ट कर जाते हैं, बैंक फेल हो जाते हैं। हमारे देशों में भी हमने देखा है, तो कोई प्राइवेट बैंक हो गए या कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, वो फेल होते हैं तो वो बैंकों के डिपॉजिट्स में पैसे लोगों के अटक जाते हैं। लेकिन अगर आप मैं ये कहूंगा कि बड़ी बैंकों की बात करें और स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक, तो पीएसयू बैंक में तो भारत सरकार का ये बैंक है, तो उसमें एक सिक्योरिटी सेफ्टी मैं ये कहूंगा 100% जैसी है, क्योंकि भारत सरकार का फेल होना ये एक असंभव सी घटना जैसा है कि सरकार, देश की सरकार फेल हो जाए। तो उस प्रकार से अगर आप पीएसयू बैंकों में इन्वेस्टमेंट्स बाय वे ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स करते हो, तो मैं कहूंगा ये एक सिक्योर्ड और सेफ इन्वेस्टमेंट है। और आपने कहा ना कि क्या होता है कि मैंने एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स देखे हैं, दोस्त हु आर कमिंग फ्रॉम वर्किंग क्लास मिडिल क्लास फैमिली। और वर्किंग क्लास मिडिल क्लास फैमिली में से भी जो लोग रिटायर्ड होने के आसपास आए हुए हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, तो सेफली वी कैन से अबाउ 50 ले लीजिए, तो वो लोग है ना, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके ये जीवन भर की हार्ड अर्न मनी जो पूंजी है उनकी, वो बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए। और उनका ऑप्शन इसके लिए सबसे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट के ऊपर होता है। हाँ, ये बात सही है कि उसमें रिटर्न कम मिलते हैं, लेकिन उनके लिए सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो सेक्टर में पैसे आते रहते हैं। अब आपने कहा कि आज लोग म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं। प्रिया जी, देखिए ऐसा है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो पिछले कई महीनों से चल रही है, मैं ये कहूँगा, और पिछले कई महीनों में या आप ये कहिए कि पिछले 2-3 सालों में कहिए, कोविड के बाद मार्केट ने जो रिकवरी स्टार्ट की, तो पिछले 2-3 सालों में मार्केट में जो फिनोमिनल ग्रोथ हुआ है, और वो ग्रोथ में लोगों को जो रिटर्न्स है विचार वे वे बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। और उसकी कोई फिक्स डिपॉजिट्स के साथ तो आप कंपेरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट सालाना आपको 7% 8% देती है। यहाँ इन लोगों को इक्विटी में, स्टॉक्स में, इन्वेस्टमेंट में 100%, 200%, 300% रिटर्न मिले हैं। कुछ अच्छे म्यूचुअल फंडों ने 15% से लेकर 20% तक के रिटर्न दिए हैं। तो आप ये दो एसेट क्लास के बीच में उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उस जो म्यूचुअल फंड का रूट है वो दिस आर ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें इक्विटी ले लीजिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड ले लीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है, रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है। इसलिए व्हाट वी से ना, हायर रिस्क हायर द रिटर्न, तो उस प्रकार से उसमें रिटर्न मिलते हैं, लेकिन वो रिस्क ज्यादा है। तो ये जो दो एसेट क्लास है ना, उसमें व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को समझ कर ही कितना प्रोपोर्शन इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड रूट पे करना चाहिए और कितना फिक्स पे करना चाहिए, वो उनको तय करना चाहिए। जी। और सर, लिक्विडिटी जो है वो ज्यादा किस में रहती है? प्रिया जी, निश्चित रूप से मैं कहूंगा लिक्विडिटी फिक्स डिपॉजिट पे ही ज्यादा रहती है, क्योंकि बैंक में आप जाओ और कभी भी आपकी एफडी विड्रॉ कर सकते हो। आजकल तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी आप करोगे तो विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं। हाँ, वो ठीक है कि कुछ बैंकों में प्री मेच्योर्ड क्लोजर के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं, लेकिन लिक्विडिटी के मामले में ये कह सकते हैं कि यू गेट योर मनी इमीडिएटली, 5-10 मिनट से लेकर 1 घंटे 2 घंटे में। म्यूचुअल फंड में भी वैसे आप रिडेम्पशंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 2 दिन में पैसे तो आपके अकाउंट में आ ही जाते हैं। लेकिन जब आप ये दोनों के बीच में कंपेयर करोगे तो मैं कहूँगा कि फिक्स डिपॉजिट में लिक्विडिटी ज्यादा है। और वैसे म्यूचुअल फंड में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्कीम में ऐसा है कि जब आप रिडीम करते हो तो उसका एक एग्जिट लोड लगता है। तो जैसे वहां प्रीपेड चार्जेस है, प्री मेच्योर्ड चार्ज,
चार्जेस, वैसे यहाँ भी कुछ चार्जेस कुछ कुछ स्कीम में लगता है, बट यस फिक्स डिपॉजिट इज मोर लिक्विड कंपेयरिंग विद द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। और सर, तो इस हिसाब से शायद फिक्स डिपॉजिट लेस एक्सपेंसिव भी रहेंगे, क्योंकि टैक्सेशन भी उसमें कम रहता है। जी, फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर टैक्सेशन कम रहते हैं। म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न रहते हैं वो सब्जेक्ट टू आप कितने परसेंटेज के स्लैब में आते हैं वो भी एक काउंट हो जाता है, तो वो एक डिफरेंस तो रहता है। और आई डोंट हैव एग्जैक्टली नंबर, लेकिन मेरे ख्याल से अभी फिलहाल 10,000 तक के ऊपर तो बैंक इंटरेस्ट एफडी के सभी में आप ऑन करते हो, उसमें आईटी में कुछ एग्जेम्पशन है। 5,000 है या 10,000, बट सम अमाउंट इज देयर कि जहां आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि अब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट की थियरी जो है, स्टॉक मार्केट ऑलवेज रन्स ऑन द थियरी ऑफ ग्रीड एंड फियर। अब लोगों की थोड़ी ग्रीड बनी हुई है, और स्वाभाविक है ग्रीड बढ़ना, क्योंकि जो आपका रिटर्न का डिफरेंस देख लीजिए, कहाँ 7% और कहाँ उसका डबल। मैं तो म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक या किसी स्टॉक में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड का रूट लेते हो तो भी आपका रिटर्न डबल या 3 टाइम्स जितना मिल जाता है। और अभी मैंने प्रिया जी एक डेटा एनालाइज किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हालांकि ये डेटा मैंने जो है ना, फिक्स डिपॉजिट्स इज काइंड ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटी है, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डेट मार्केट आप कहिए। वैसे ही कुछ 300 अलग अलग म्यूचुअल फंडों के स्कीम मैंने देखे, तो वो डेट म्यूचुअल फंड स्कीम जो है उसमें दे इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, दे इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑल्सो करते हैं, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उस पर भी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये 300 स्कीम मैंने जो देखे, उसमें भी लगभग मैं कहूँगा 95% वो सभी स्कीमों ने जो रिटर्न दिया है पिछले 2 सालों में इस मोर देन दी बैंक फिक्स डिपॉजिट रिटर्न है। तो म्यूचुअल फंड में अगर मैं ये इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाइब्रिड फंड की भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्योर अगर आप डेट फंड में, क्योंकि डेट फंड में क्या होता है कि वहां सेम लाइक फिक्स डिपॉजिट है, वो ऐसे इंस्ट्रूमेंटों में फंड का निवेश होता है कि जहां एक फिक्स इनकम गारंटेड होती है, और भले वो कम होगी, लेकिन आपको समझो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर क्या है, तो उसका इंटरेस्ट आता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का आपको रिटर्न जाता है, तो उसका इंटरेस्ट फिक्स आता है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाता है। वो बिल्कुल नेगेटिव में जाने की संभावना बिल्कुल कम होती है उसकी। तो उस तरह से देखेंगे ना, तो डेट रिलेटेड भी जो स्कीम है उसने भी पिछले 2 सालों में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इसके लिए एक छोटे इन्वेस्टर्स का एक वर्ग, और उसमें मैं कहूँगा युवा वर्ग, तो युवा वर्ग है ना इज मोर अट्रैक्टेड टू द म्यूचुअल फंड। जी, सेठी सर, योर क्वेश्चंस। मेरा सवाल ये है जानने का कि पहली बात तो फिक्स डिपॉजिट को अभी उसकी चर्चा क्यों चालू हुई? 15 दिन महीने से सब पेपरों में, मैगजीन्स में, दूसरी जगहों पे चर्चा चल रही है। डिपॉजिट कम हो गए, उसकी चर्चा वहां से हुई। रिजर्व बैंक गवर्नर ने सबको बुलाया, एमडीज को, उनकी मीटिंग की। तो क्या है, अभी सबको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट ज़्यादा नहीं चलेगा या उसमें अभी उतनी रिटर्न नहीं आएगी। अभी आपको रिटर्न मिलेगी इंडेक्स फंड की। तो इंडेक्स फंड में जाने के लिए 93 पैसिव फंड चालू हुए हैं पिछले 8 महीने में। और ये जो शुरुआत की है, तो तभी लोगों को समझ में आया कि भाई जो फिक्स डिपॉजिट है और ये इसमें सेफ कौन सा है। क्योंकि जो जैसे आपने बताया, कोई शेयर 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, उस तरह का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट वाले। फिक्स डिपॉजिट वाले अपना कंपैरिजन कर रहे हैं पैसिव फंड के साथ। तो पैसिव फंड इतने आ रहे हैं, उनमें पैसा जा रहा है। तो आपका क्या लगता है, आपको पैसिव फंड की क्या परफॉर्मेंस रहेगी? सेठी जी, ये जो आपने कहा ना, एक्चुअली इसकी ये विषय की डिबेट की शुरुआत यहाँ से ही हुई है। वो आपने बिल्कुल सही बताया कि आरबीआई ने बीच में जब ये रिव्यू किया तो बहुत सारे बैंकों के डिपॉजिट्स काफी मात्रा में कम हुए हैं, और ये कम होने का एकमात्र कारण यही था कि ये बैंक डिपॉजिट से पैसा निकाल के
लोग स्टॉक मार्केट की ओर। फिर आपने कहा वैसे पैसिव फंड भी कह लीजिए या फिर आप डायरेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कह दीजिए, लेकिन वहां पैसा आने लगा है। और देखिए आपने जो बताया वो बात ठीक है कि जो लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं ना, वो स्टॉक के रिटर्न को नहीं देखते कि टू टू टाइम्स हुआ, थ्री टाइम्स हुआ। लेकिन सेठी जी क्या हुआ है कि हमारे देश में आज भी लार्जर पॉपुलेशन, करीबन 65% पॉपुलेशन जो है ना, वो बिलो द 35 की एज का है। और ये जो 25 से 35 की एज ग्रुप का यंग वर्किंग पॉपुलेशन जो है ना आज की, उन लोगों को क्या होता है कि उनको पैसा भी थोड़ा स्पीड से बने वो देख रहे हैं, और वो एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके नहीं चल रहे हैं कि नहीं पैसा तो बिल्कुल सेफ रखना है, सिक्योर रखना है। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो आज जो आपको दौर देखने को मिल रहा है कि जहां बैंकों के एफडी कम हो रहे हैं और स्टॉक मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड कह लीजिए, लेकिन पैसा आने लगा है। अब मार्केट जिस तरह से बढ़ा हुआ है कि कोरोना के बाद से लीजिए ना, 25,000 का सेंसेक्स हमने कोरोना में देखा था और आज हम 81,000 पे आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पिछले 3 बरस में ही मार्केट हैज ग्रोन मोर देन 3 टाइम्स। तो इस प्रकार से जो इंडेक्स के बेसिस से भी आप काउंट कर रहे हो, तो जो ग्रोथ 3 टाइम्स हुआ है, अब फिक्स डिपॉजिट्स का इन्वेस्टर्स जो है उसका ग्रोथ देख लीजिए। तो जब विश्व में एक फेज था जब इंटरेस्ट रेट 5%, 5.5% हो गए थे, तो आज वो 5.5% से वो आ गया है 7%, 7.5%। और आपके जैसे मेरे जैसे सीनियर सिटीजन है तो 8% तक आए हैं। तो उनके जो अर्निंग, एक्चुअल अर्निंग है, उसमें भी फर्क जो पड़ा है ना, वो मेरे ख्याल से 2 या 2.5% के आसपास का पड़ा हुआ है। और ये यंग जनरेशन जो है वो इस मार्केट में अभी इन्वेस्ट कर रहा है। अब आपका जो सवाल था कि ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे फंड में, तो क्या ये रिटर्न बना रहेगा? देखिए आज जिस प्रकार से मार्केट जा रहे हैं, मार्केट का ग्रोथ हो रहा है। जब मैं ग्रोथ कह रहा हूँ तो इन दैट सेंस कह रहा हूँ कि द मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस तरह से बढ़ा हुआ है, जिस तरह से मार्केट में पार्टिसिपेंट बढ़े हुए हैं, इन्वेस्टर्स बढ़े हुए हैं, तो आने वाले कुछ समय के लिए ये मार्केट कंसिस्टेंटली रिटर्न देगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और आज आज वर्तमान में जो स्थिति है, ऑफ कोर्स जैसे हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट टू रिस्क, बिकॉज यह मार्केट में कभी किसी क्षण दुनिया के कोई कोने में कुछ दुर्घटना हो जाती है, और कब वो कलेक्ट हो जाए कोई कह नहीं सकता। तो उस प्रकार के रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते ही लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब जब उनके साथ साथ वो लोग कंपेयर करते हैं रिटर्न के बारे में ना, तो इसलिए ये मार्केट में फंड का फ्लो बढ़ने लगा है। मैं तो ये कहूंगा सेठी जी, मैंने एक डेटा ये देखा है कि नॉट ओनली दी वर्किंग क्लास पीपल, यंग जनरेशन, बट हर अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग, आप टेक्सटाइल का ले लीजिए, फार्मा का ले लीजिए, यार्न मार्केट ले लीजिए, मेटल मार्केट ले लीजिए, ऐसे अनेक मार्केटों में जहां आज उनके अपने बिजनेस में उतना रिटर्न नहीं है, इतना वॉल्यूम नहीं है, तो वो मार्केट, डायमंड मार्केट ले लीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस वाले ले लीजिए, तो उनका भी बहुत बड़ा वर्ग आज इक्विटी में वो लोग आए हुए हैं। तो ये मार्केट में इस प्रकार से जो डेप्थ मार्केट की बड़ी है, उसको देखते हुए है ना, मैं मानता हूं कि एटलीस्ट उनका रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से बेटर रहेगा। और यही एक कारण है कि जिसके कारण आज भी म्यूचुअल फंड में नए नए आप देख रहे हैं फोलियो खुल रहे हैं और डिमैट अकाउंट खुलते जा रहे हैं। और अभी अभी तक तो मैं ये कह सकता हूँ जो सीन में देख रहा हूँ, तो ये पैसिव फंड ही कंपेयरिंग विद द फिक्स डिपॉजिट अच्छा रिटर्न देंगे। अभी मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ आपको। कोविड के बाद 2.5 पौने 3% तक ब्याज देते थे सेविंग में, और कॉर्पोरेट लेवल को ये 7-8% पे उधार देते थे। तो इनका जो स्प्रेड थी 5% की थी। इतने सालों से ये बैंक इतनी बड़ी स्प्रेड खा रहे हैं, उसके उसकी वजह से बैंकों के प्रॉफिट इतने हो गए, तो इन्होंने फायदा नहीं दिया। और अभी स्टेट बैंक, आपको देखो, स्टेट बैंक पहला बैंक होता था जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता था, क्योंकि उसके स्प्रेड बनी हुई है बड़ी, तो उसके लिए इजी है कलेक्ट करना।
तो लेकिन जो ग्राहक हैं अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है तो उनको मालूम नहीं चलता किधर पैसा डाले। तो ये जो बैंकों को थोड़ा सुधार करना चाहिए। 2.5 से 5% तक इन्होंने ब्याज किया, जो भी 9% पे दे रहे थे, तो 4% का कहीं स्प्रेड होता है क्या? इतना रिस्क थोड़े है। अभी सब चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई, नई चीज़ें हो गई, तो इतना खतरा नहीं है जितना बैंकों ने अपने मार्जिन रख लिए हैं अभी। तो उस पर कोई कंट्रोल करना चाहिए इनको। दे शुड ऑल्सो बी एफिशिएंट। वो हमारा पैसा लेकर दूसरे को देते हैं लेकिन उसमें 4% ले जाते हैं। तो जी अपने को सही कैसे रिटर्न मिले, उसके बारे में क्या आपकी सलाह है बैंकों को? देखिए सेठी जी, मैं ये कहूँगा कि भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, इज द वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एंड बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है। और स्वाभाविक रूप से ही बैंकों में जो भी कुछ बदलाव आते हैं, स्पेशली इंटरेस्ट रेट्सों में, तो भारत की सबसे बड़ी भारत सरकार की बैंक होने की वजह से उसका असर बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर सबसे ज्यादा रहता है। और वो एक ट्रेंड सेट करती है। प्राइवेट सेक्टर के में मैं ये कहूंगा कि HDFC इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट बैंक है। अब ये जो आपने एक एनालाइज किया ना, ठीक है, वो एनालाइज आपने किया आपकी तरफ है कि द स्प्रेड जो रखती है बैंक बैंक का ऐसा होता है कि बैंक ऑलवेज इज हैविंग वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्क विद द बैंक ट्रेजरी, जो मैं आगे भी एक आध बार ये डिस्कशन में बता चुका हूँ क्या रिस्क बैंक के साथ होते हैं। अभी आपने बता दिया कि स्प्रेड तो ले लिया होगा वो 4% का 5% का, लेकिन ये 4% 5% जो रेट आपने बताया ना, वो एक रेयर अपॉर्चुनिटी में कहूंगा। इट्स नॉट नॉर्मल बिजनेस है बैंक का कि परमानेंटली उस प्रकार का स्प्रेड मिले। बैंकों के साथ क्या रिस्क होता है मैं आपको बताऊं कि बैंक के ट्रेजरी के साथ ये होता है कि बैंक जितनी भी उनकी, हम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बोलते हैं DTL को, ये डिमांड एंड टाइम बैंक की जो होती है ना, वो एक प्रकार से अनसिक्योर क्यों होती है कि कस्टमर कभी भी किसी की वक्त आके अपना पैसा निकाल सकता है और कभी भी विड्रॉ कर सकता है। तो बैंक ऑलवेज हैव टू कीप अ बफर ऑफ दैट मनी विच डजंट गिव एनी काइंड ऑफ यील्ड टू देम, क्योंकि कस्टमर आके कल पैसा निकाल लेता है। ये एक रिस्क। दूसरा रिस्क ये होता है कि आज कस्टमर्स ने तो बैंक को मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर मंथ में बैंक के पास 500 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट्स आ गए। अब ये 500 करोड़ फिक्स डिपॉजिट आया, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने बैंक के पास भी कोई 500 करोड़ का बोरोवर पड़ा है और वो भी उसको कुछ अच्छा हैंडसम इंटरेस्ट के ऊपर ले रहा है, क्योंकि बैंक के क्रेडिट देने के लिए बहुत सारे पैरामीटर और स्टैंडर्ड है। तो बैंक का जब वो पैरामीटर स्टैंडर्ड जब तक मैच नहीं होता है तो बैंक वहां डिप्लॉय नहीं करती है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि बैंक ने लायबिलिटी तो ले ली 500 करोड़ की, जिस दिन से डिपॉजिट ले ली उस दिन से इंटरेस्ट पे करना तो चालू कर देती है, लेकिन वो उसी दिन से इंटरेस्ट अर्न करे वो जरूरी नहीं होता। बैंक के वो ट्रेजरी के वो पैसे रिजर्व बैंक में पड़ा रहता है, क्योंकि बैंक के पास तो वही ऑप्शन रहता है। और कभी बैंक के पास सरप्लस फंड हो जाता है, सामने डिप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो RBI के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, जिसका रिटर्न भी उनको 5%, 6%, 7% के आसपास आता है। किसी दिन जैसे मैंने कहा कि सडनली बोरोवर की रिक्वायरमेंट आ गई और सामने फंड नहीं हुआ, तो बैंक बाहर से बोरो कर लेती है पैसा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट आपके पास आके 1,000 करोड़ की प्रपोजल्स लेके आता है और बैंक के अपने ट्रेजरी में 1,000 करोड़ नहीं है, बैंक के पास 500 करोड़ है, तो बैंक 500 करोड़ रुपया मार्केट से बोरो करेगी। अब जब वो मार्केट से पैसा बोरो करेगी और फंडिंग करेगी तो उसका स्प्रेड उस समय जो होगा ना, वो मुश्किल से 2-2.5% के पास आएगा। दूसरा ये मैंने आपको जो कहा फंड मूवमेंट का रिस्क, वी से अ फाइनेंशियल रिस्क विच ऑल बैंक टेक्स। और उसके लिए क्या होता है कि बैंक अपना एक बफर रखती है। दूसरा, कंपेयरिंग विद दी अदर बिजनेसेस, बैंक के अपने एक ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट, प्रीमाइसेस कॉस्ट और अलग अलग प्रकार के जो रिस्क जो बैंक को मैनेज करने होते हैं, उसमें सबसे बड़ा उसका जो रहता है वो एक ऑपरेशन रिस्क रहता है, उसका क्रेडिट रिस्क होता है, उनका डिफॉल्ट का जो रेशियो होता है वो उनको मॉनिटरिंग करना रहता है। तो उस प्रकार से बैंकिंग इंडस्ट्रीज के साथ जो चैलेंजेस है ना,
वो चैलेंजेस इतने बड़े तो पैमाने पे है, तो बैंक ये सारे चीज को कंसीडर करेगी। और ये एक वजह है जिसकी वजह से बैंक आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन बैंक आपको वो म्यूचुअल फंड वाला जो रिटर्न है वो बैंक नहीं दे सकती है, क्योंकि बैंक इज अल्टीमेटली नॉट इनटू अ बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू अ प्रोडक्ट विच कैन गिव मैनीफोल्ड रिटर्न। आज म्यूचुअल फंड मान लीजिए कोई लार्ज कैप फंड है, मैं आज लार्ज कैप फंड का उदाहरण दूंगा। तो लार्ज कैप में मैंने अभी ऑब्जर्व किया है, पिछले 2 सालों में इंडिया के लार्ज कैप में जो मैंने ग्रोथ देखा है 100% से लेकर 400% तक, तो शायद वो लार्ज कैप फंड वाले अब उनकी एनएवी भी बड़ी है और उनका डिविडेंड पे करेंगे वो भी बड़ा होगा, लेकिन वो स्थिति बैंकों के साथ नहीं हो सकती है। और एक पॉइंट जो आपने कहा इसके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं ये कहूंगा जिसके ऊपर बैंकिंग सेक्टर को, स्पेशली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी ध्यान देना चाहिए कि बैंक अगर अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ाता है तो क्या होता है कि वो कस्टमर को बेटर रिटर्न दे पाती है। इसके लिए कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक दे आर गिविंग यू अ मोर बेटर फिक्स डिपॉजिट रेट कंपेयरिंग विद द नेशनलाइज्ड बैंक। कुछ कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कुछ बेटर रेट दे देती है, लेकिन मेरा कहना यही होगा कि बैंक के अपने चैलेंजेस है। हाँ, एट द मोस्ट इसमें अगर कोई अच्छा बैटर आप देखेंगे, कोई भी दो बैंकों के बीच में कंपटीशन भी होगा ना, तो मैं नहीं मानता कि आपको इंटरेस्ट रेट में आधा या 1% से बड़ा डिफरेंस दिखेगा। ऐसा कहीं आपको दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई एक बैंक 8% दे रही है तो दूसरी बैंक 12% दे रही है। ये एक बैंकिंग सेक्टर के अपने चैलेंजेस भी है और लिमिटेशंस भी है। अच्छा, मैं लास्ट सवाल करना चाहूँगा। बैंकों की जो इनएफिशिएंसी है, तो इनएफिशिएंसी को कैसे मापा जाए? एक टाइम था ये 50,000 करोड़ का एक पार्टी को लोन दे देते थे, अपने पास नहीं है तो दूसरे बैंकों से लेके देते थे। यानी इन्होंने सोचा था कि बैंक भी प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, सारा पैसा कुछ इंडस्ट्रीज को दे आते थे। 8-10 इंडस्ट्रीज थे जो उनकी पूरी कैपिटल ले गए। और अभी टाइम आया है तो अभी पैसा ट्रेजरी में जाके रखते हैं। तो वही आदमी रखेगा जिसको समझ नहीं है कि पैसा किसको देना है। एक सिचुएशन में जाके सारा पैसा उनको दे आता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को, और दूसरी सिचुएशन में जब उसको एफिशिएंटली काम करना है तो जाके ट्रेजरी में रख देता है। तो एक तरीका है बैंकर का। तो उस पर देखिए, आप प्रकाश डालिए कुछ कि ये सही है गलत है जो हुआ है। और बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, वही कंपनियां जो ठीक हो गई थी वो वापस प्राइवेट सेक्टर को दे दी। टाटा स्टील को 10-12 कंपनियां दी हैं, तभी बैंकों का पैसा वापस आया, नहीं तो ये पूरा डूब जाता था, इकोनॉमी और खराब हो जाती थी। सेठी जी, ये आपका प्रश्न और आपका पॉइंट ठीक है। मैं उसमें 2-3 चीज आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। अ, पहले क्या है, हमारे देश में ब्रॉडली मैं तो बैंकों की 3 कैटेगरी करता हूँ। एक कैटेगरी है वो ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक, जिसमें मैनेजमेंट और ओनरशिप बोथ आर विद दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। दूसरी है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स कह लीजिए आप, वो लोग मैनेज करते हैं। और तीसरे जो है वो एक फॉरेन बैंक है, क्योंकि इंडिया में भी करीबन 40+ फॉरेन बैंक से ऑपरेटिव है, और काफी बड़ी बड़ी मात्रा में उनका भी यहाँ इंडिया में बिजनेस है। अब भारत सरकार के साथ जो पीएसयू बैंक का बात है, आपने बताया, हाँ कि बड़े कॉर्पोरेट्स को पैसे दे दिए, बड़े मात्रा में बैड डेब्ट उसके हुए, कुछ डिफॉल्टर होकर निकल भी गए, प्रोसीडिंग्स चलती है, कुछ का रिकवरी होता है। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिए सेठी जी, कि इतना बड़े मात्रा में लॉसेस होने के बाद बैंकों के, पंजाब नेशनल बैंक की स्थिति हमने देखी थी, कैनरा बैंक देखा था हमने, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा हमने देखा था, लेकिन इनके बावजूद भी भारत सरकार की बैंक यानी उसमें कहीं भी रिटेलर्स के जो फिक्स डिपॉजिट में पैसे है वो पैसे उसके इंटैक्ट है, बिल्कुल सिक्योर और सेफ है। और इसके लिए आज भी है ना, बैंक लॉस करती है तो उनको पता है सरकार उसको कैपिटलाइज कर देगी। पार्लियामेंट के एक्ट से हमने बीच में देखा ही था ना कि पीएसयू बैंकों को 80,000 करोड़ रुपया देकर रिकैपिटलाइज किया गया था। तो लोगों को इतना भरोसा होता है कि ये बैंक अगर लॉसेस तो भी गई है तो भी जिम्मेदारी भारत सरकार की है, तो मेरे पैसे बात सिक्योर्ड है। इसके लिए क्या होता था कि आज भी एक बड़ा वर्ग जो है
वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट रेट, लेकिन वो स्टेट बैंक ही पसंद करेगा या कोई भारत सरकार की बैंक पसंद करेगा। ये एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का कारण है जिसके कारण लोग बहुत ऐसा रखते हैं। बैंक के परफॉर्मेंस के यहाँ ऊपर एक बात मैं मैं कहना ये चाहूंगा, कहूंगा कि ये अपने लॉसेस जी, और इनएफिशिएंसीज को ये डिपॉजिटर को इंटरेस्ट कम देके फायदा करते हैं, जो सही फिलॉसफी नहीं है। हाँ, नहीं सेठी जी, ये आपने बात की, मैं आपको बताऊं सर, उसमें क्या होगा कि डिफॉल्टर या लॉसेस की वजह से इंटरेस्ट रेट कम करेंगे ना, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट इतने भी कम नहीं है कि देखिए, अगर मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक आपको 8% दे रहे हैं और नेशनलाइज बैंक आपको 4%, 4.5% पे आ जाएगी, 5% पे, तो निश्चित रूप से कहूंगा कि लोग एटलीस्ट ये तो करेंगे ही करेंगे कि आधा पैसा उठा के दूसरे बैंकों में डाल देंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे इन्वेस्टर एंड प्रूडेंट इन्वेस्टर तो वही है कि जो कोई एक ही बैंक में पैसा रखता ही नहीं है। यू हैव टू कीप इन 2-3 डिफरेंट डिफरेंट बैंक, तो उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट और अलोकेट करना चाहिए। लेकिन ये पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है। क्या होगा कि जब तक बैंकों की एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, जब तक उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, उनका आउटपुट नहीं बढ़ेगा, उनका वैल्यू फॉर मनी जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना, तब तक क्या होगा कि भारतीय पब्लिक सेक्टर की बैंक इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं बनेंगे जितने बाकी सेक्टर के बैंक है। और देखिए, इसके लिए आप कंपेयर हमेशा देख लीजिए, एनपीए प्राइवेट बैंकों का देख लीजिए, गवर्नमेंट बैंकों का देख लीजिए, एनपीए फॉरेन बैंकों का देख लीजिए और गवर्नमेंट बैंक का देख लीजिए। तो ये एक स्कोप, जो एक एरिया है ना, उस एरिया में मैं ये नहीं कहूंगा जो हमने एनपीए डबल डिजिट में देखा था, मैं कहूंगा 2014 और 15 के आसपास के समय से, तो आज वो फिगर डबल डिजिट से तो सिंगल डिजिट पे आ गए हैं। कुछ बैंकों के एनपीए जो है वो अभी 3%, 4% के लेवल पे आए हैं। और बैंकिंग सेक्टर जिनका काम ही पैसा लैंड करने का है, और हर बिजनेस अपना बैलेंस शीट में है, अपने कोई भी इंडस्ट्रीज में होंगे तो अपना कोई ना कोई क्लाइंट डिफॉल्ट होगा तो 5%, 7% एज बैड डेट को प्रोविजन करता है अपने बैलेंस शीट में। तो बैंकिंग सेक्टर में भी ये एक संभव होता है। लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, क्रेडिट एफिशिएंसीज, रिकवरी एफिशिएंसीज, ये सारी चीजें ऊपर अगर ये ध्यान देंगे ना, तो क्या होगा कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की वजह से वो आपने कहा कि वो बेटर इंटरेस्ट रेट भी दे पाएंगे, बेटर सर्विसेज दे पाएंगे, और बेटर इनोवेटिव प्रोडक्ट भी दे पाएंगे। और मैं कहूँगा सिटी जी की, मैं जो पिछले 5-6 साल से डेटा देख रहा हूँ ना, तो काफी सुधार उसमें हुआ है। और मेरा ये मानना है कि अगर इसी तरह से अगर वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर काम करते रहेंगे ना, तो शायद जो जैसे हमने फिस्कल डेफिसिट का भी गवर्नमेंट बजट में प्लान किया है कि इट शुड बी बिलो 4.5%, तो मैं ये मानता हूँ कि पीएसयू बैंकों के भी जो एनपीए है ना, विल बी समवेयर बिटवीन 2 to 3%। उसमें बहुत कुछ काम करना चाहिए, और काम होगा, इसके बाद होगा। लेकिन ये एक उम्मीद मुझे बनी है, जो मैंने डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे एनपीए उससे कहते हुए, ये संभव है। अभी भी गांव में जो बैंक बैठा है व्यक्ति, डिपॉजिटर है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक को सेफ नहीं समझता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि क्या हुआ है कि धीरे 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 ये कल्चर जो है, क्योंकि बीच में जब एक दौर देखा था कि कुछ हम अपने देश में भी कोऑपरेटिव बैंक फेल हुई थी, एक दो प्राइवेट बैंक फेल हुई थी, लोगों को अपने पैसों के लिए यहाँ से वहां चक्कर काटने पड़ते थे। तो इसके लिए लोगों जो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं जी, उसका एक फंडा बिल्कुल क्लियर होता है, उसे अपने पैसे की कैपिटल की सिक्योरिटी चाहिए, भले ही दूसरे से उससे 2% कम मिले, क्योंकि उसका पर्पस वो 7%, 8% या 1-2% ज्यादा कमाने का नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के अंदर से भी वो सिक्योरिटी नहीं फील होती है, नहीं आती है। हालांकि अब जैसे आप जानते हो, डीआईसी जीसी जो है, डीआईसी जीसी अभी पहले एक जमाने में तो खाली 30,000 तक के डिपॉजिट को कवर करते थे, आज वो 5 लाख तक का डिपॉजिट को कवर करते हैं। वो भी रकम मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है आज के हिसाब से कम 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए। तो क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टरों में और बाकी बैंकों में भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आएंगे और उसकी डिपॉजिट्स बढ़ेंगे। लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल अच्छा आपने रेज किया है, एंड दैट इज द ओनली वे कि दे हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। अभी बैंकों को पैसा देना बंद किया तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, नहीं तो अपने आप काम बढ़ा रहे थे।
हाँ मजबूरी में वो बढ़ाया इन्होंने। हाँ, पर क्या है सेठी जी कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा उनको बढ़ाना पड़ा, बढ़ाना भी चाहिए। और दूसरा मैंने कहा ना कि इसे आप फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कहिए, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है कि जिसका पैसा हमेशा बैंकों को आता रहता है, मिलता रहता है। मेरे ध्यान में, मैंने एज अ बैंकर ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज भी भारत में बैंकों के पास करीबन 70,000 करोड़ रुपीस अनक्लेम पड़े हैं, सेविंग्स अकाउंट्सों में और फिक्स डिपॉजिट। इमेजिन कीजिए, यानी लोग पैसा डाल के भी भूल गए, ऐसा हम कह सकते हैं। 70,000 करोड़ टू बिग अमाउंट। सही बात है। प्रिया जी। जी। सर और कुछ एनी अदर थिंग यू वुड लाइक टू से? हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, अगर आप और कुछ बताना चाहें इस विषय के बारे में। नहीं, बस रिया जी, डिबेट हमने बहुत अच्छा विषय लिया। जी मैं यही बिल्कुल। कहूंगा, इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम्म। एक आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो जो है वो हम्म। एक वेरियस काइंड ऑफ एसेट क्लास में रखिए। हम्म। और बैंक फिक्स डिपॉजिट भी रखिए, म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन रखिए। हम्म। म्यूचुअल फंड में भी आप बाइफरकेट कर लीजिए कि कितना रिस्क ले सकते हो। जितना हम्म। रिस्क ले सकते हो तो उसमें आप इक्विटी में जाइए, बाकी आप हाइब्रिड या डेब्ट में जाइए, लेकिन हम्म। मल्टीपल एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कीजिए और उनको जी। ग्रो करने के लिए टाइम दीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे ख्याल से एक पोर्टफोलियो मैनेजर जरूर होना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल आपको बिल्कुल। एडवाइस दे सके कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कितना रिस्क लेना है। नहीं, आपको अगर इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो जी। बिल्कुल आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके इन्वेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई। यस, थैंक यू सो थैंक यू। मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे कमलेश जी। नमस्ते। नमस्ते सेठी सर। थैंक यू वेरी मच। ओके जी। ओके।